नाजरीन, हुकूमती मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि देखिए, मैं कहता हूँ कि यकतरफा बात नहीं करनी चाहिए और सिर्फ तनकीद वाली बात भी नहीं करनी चाहिए, सुनना चाहिए। हो सकता है हुकूमत कोई मंतकी जवाब पैदा करे, कोई मंतकी जवाब पेश करे कि जिसकी वजह से माशी मामलात और हालात इस नहज पर पहुँचे। मेरे नज़दीक कोई शक नहीं है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, मेरे नज़दीक माशी हालात बहुत ख़राब हैं। मैं हैरान ये होता हूँ कि हमारे मुल्क के अशराफिया से जब मैं महंगाई का जिक्र करता हूँ तो कहते हैं साहब रिकॉर्ड गाड़ियाँ बिक गई। अरे वो तो चंद हज़ार गाड़ियाँ हैं, मुल्क की आबादी तो 25 करोड़ होने वाली है। जब मैं कहता हूं महंगाई है तो मुझे कहते हैं अरे यार होटल में तो रिजर्वेशन नहीं मिल रही, रेस्टोरेंटों के अंदर कतारों में खड़े होना पड़ता है। मैं कहता हूं यार चंद हज़ार लोग हैं ये, बाकी लोग तो बेचारे आधे पेट या भूखे पेट सो जाते हैं। मैं नहीं कहता भाई, मैं नहीं कहता। बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत कहता है, बैनुल-अक़वामी इदारे कहते हैं कि जनाब आपके मुल्क के अंदर कैलोरी काउंट के हिसाब से कितने लोग गरीब हैं या नहीं हैं। मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। सही कहते हैं गलत कहते हैं, ये फैसला आपने करना है। मुल्क में बहुत गुर्बत है, मुल्क में बहुत महंगाई भी है, रोजगार के मसाइल भी हैं, लेकिन जाहिर बात है हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद है कि क्या पहले नहीं थे। हम कब कहते हैं पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन आपने कहा कि खत्म कर देंगे तो हमने सोचा कि चलो शायद खत्म हो जाए। कोई कह दे कि महंगाई पहले नहीं थी, भाई महंगाई तो बहुत थी, पहले भी थी। मैं तो बचपन से ये रोना सुनता आ रहा हूँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बचपन से थी हमारी। फिर आप इसे कौमी मसला कह दीजिए। आप बताएं, मैं जिस चीज़ को आप कहेंगे मैं कहूँगा माजी में भी होती थी, कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो माजी में नहीं होती थी। लेकिन मसला यही तो है, जो कुछ माजी में होता था उसको तब्दील करने के लिए ही तो हुकूमत को वक्त दिया था कि जो कुछ माजी में हो रहा है उसको तब्दील कर दो। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ फिर भी लेना ज़रूरी है। मसाइल हैं, मसाइल का हल करने के लिए इन्होंने क्या किया ये जानना ज़रूरी है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान बहुत से माशी मसाइल का शिकार है। मनसूबाबंदी पहला मसला है, सोच व फिक्र दूसरा मसला है, लेकिन इन दोनों मसाइल से पहले नीयत का मसला है। नीयत साफ हो, नीयत ठीक हो तो काम अच्छा हो जाता है, लेकिन साथ साथ किसी शख्स की नीयत ठीक हो लेकिन उसमें सलाहियत ना हो तो फिर वो बेकार है। हम कोशिश करेंगे कि ये जानने की कोशिश करें मसला है क्या, किधर है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या सोचते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुज़म्मिल असलम साहब, जो कि वज़ारत ख़ज़ाना के स्पोक्स पर्सन भी हैं और इसके अलावा मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मैं तो कहता हूँ इनका काम बड़ा मुश्किल है। बतौर एक सहाफ़ी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज़ डिफेंडिंग द अनडिफेंडेबल, लेकिन अपना काम कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से बड़े हाजिर जवाब भी हैं, मंतक के साथ अपनी चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुज़म्मिल असलम साहब आपको वेलकम करता हूं शो में। शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, पहली चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि आप तो एक टेक्नोक्रेट हैं, मामलात को गौर से देखते भी हैं, जानते भी हैं। मेरे ख्याल से तो ए पॉलिटिकल भी हैं, इन द सेंस के मईशत जो है वो किसी सियासत के ताबे नहीं होती। तो आपका नहीं ख्याल कि ये वक्त आ गया है कि अपोजिशन भी और हुकूमत भी मिलकर बैठ कर ये 1 पॉइंट एजेंडे पे वर्क करें कि अगर मईशत को बेहतर करने की वो बात करते हैं तो वो भी अपना मशवरा दें, अपने सलाह मशवरे दें, सिर्फ तनकीद पे ना चलें। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये हो नहीं सकता। अगर अपोजिशन और हुकूमत एक पॉइंट पे आ जाएगी तो अपोजिशन के पास कोई बात करने को रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। और वो हमेशा से अपोजिशन जो है वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से चीज़ों को
जो है वो जो खुद जिस पे अमल करती थी, जब उनकी हुकूमत चली जाती है, तो जब दूसरे करने जाते हैं तो उस पर शोर शराबा मचा दे। मिसाल देता हूँ आपको, IMF प्रोग्राम, इस वक्त तक पाकिस्तान 22 IMF प्रोग्राम ले चुका है, जिसमें से 9 पीपल्स पार्टी ने लिए, 4 जो है मुस्लिम लीग नून ने लिए। सबसे बड़ा IMF प्रोग्राम का जो कर्जा पीपल्स पार्टी ने 2009 में $10 अरब का लिया। फिर दूसरा बड़ा कर्जा जो है मुस्लिम लीग नून ने $6.5 अरब का लिया। इस हुकूमत ने आई $6 अरब का लिया, जिसमें से सिर्फ $2 अरब मिले। लेकिन आजकल आपको देखा होगा कि IMF से रोजाना जो है उठ के कभी वो PTI वाले, वो जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं PTIMF है, इन्होंने मुल्क बेच दिया IMF को। 9 प्रोग्राम लिए उन्होंने, 9, और 1973 से उनकी तारीख है। और उसके अलावा ये मुस्लिम लीग नून ने 4 लिए, और फिर 22 में से 19 नामुकम्मल छोड़ दिए। नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म लेते थे, नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म क्वांटिटी पे नहीं है, क्रिटिसिज्म इस बात पर है कि मंशूर में ये लिखा हुआ था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इशू ये है ही नहीं कि किसने कितने लिए। मैं तो ये कह रहा हूं, इसीलिए आपका काम थोड़ा ये डिफेंडिंग द अनडिफेंडेबल, क्योंकि मेन इशू ये है कि दैट्स द प्रॉब्लम। इन्होंने क्लेम किया हम IMF के पास कभी नहीं जाएंगे। जी नासिर, जरा सी समझने की कोशिश करो। मेरा काम, मुझे पता है कि डिफेंडेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, या मैं कोई, मुझे ये शौक नहीं है, मुझे पता है और हकीकत क्या है वो मुझे करने दें। मैं आपको जरा समझाता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि IMF प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे। 2019 में, 2018 में जिस दिन हुकूमत ली थी, उस दिन वो मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे थे IMF में जाने की, हम नहीं जा सके, तो इनको पहले दिन ही ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो वो जिस दिन हम 2023 में जा रहे होंगे ना, तो उस दिन आप हमें बताना कि हम अभी जो है अब अगर बेशक हम आ जाते हैं या दूसरी हुकूमत आ जाती है, उस दिन पहले दिन IMF प्रोग्राम लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह ताला आप ये मेरी बात को इधर रिकॉर्ड में रख लें, रिपीट कीजिएगा, 2023 में पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं जाएगा। और अगर गया तो समझें कि इन्होंने भी वही किया जो पिछले वालों ने किया। और फिर इसके अलावा अगर लोग कहते थे कि ये अभी जो बजट आया था पिछला, ये इलेक्शन बजट था, इलेक्शन बजट था, वो कहाँ गया वो बयानिया। हमने तो अभी जो है एक्सचेंज रेट भी डीवैल कर दिया, शरह सूद भी बढ़ा दी, ड्यूटीज भी बढ़ा दी, तमाम चीजें कर ली। हमने क्यों किया? हमारे पास तो $17 अरब थे, अभी सऊदी अरब से भी $3 अरब मिल गए। हमने यही देखा कि देखे सस्टेनेबिलिटी करनी है मुल्क की। ये बार बार जो चक्कर चल रहा है ना इलेक्शन का, इलेक्शन से पहले आओ और लोगों को आर्टिफिशियली जो है इकोनॉमी दिखाकर जो है इलेक्शन जीत जाए, वो हमारी पॉलिसी ही नहीं है। नहीं, लेकिन और हम आपको पता है, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर दूं। देखिए, दोबारा से आई कम बैक, आपने सही बात की, बट मेन इशू ये है कि यू हैव बीन ए एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स फॉर सो मेनी इयर्स, यू हैव नेवर बीन associated with a political ideology, and you are representing the finance ministry, and finance minister is not from a political party. He has been a finance minister during People's Party tenure. वो भी एक technocrat है. So when you say we, basically you mean us, right? The whole country. आप कुछ भी ले लें, हाँ, आप कुछ भी ले लें, लेकिन मैं इस वक्त आपसे माशी लाइन पे बात कर रहा हूँ। हाँ, करें। और दूसरा बात यह कि अब हम स्पोक्स पर्सन, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं इस हुकूमत का हिस्सा हूँ, ठीक है ना। तो आप आई ले लें, वी ले लें, यू ले लें, जो भी ले लें, बेसिकली मैं PTI से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। कर लें, इस चीज को क्लियर कर लें। ठीक है, मैं क्लियर हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, यहां पर मुझे एक चीज बताएं, ये कह रहे हैं कि ये महंगाई जो है वो एक संजीदा मसला है एंड वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, पर मैं देख रहा हूं कि मुस्तकिल तौर पर इस चीज का दिफा किया जा रहा है कि महंगाई जो है पाकिस्तान में नहीं है, या सबसे कम है, या इन कंपैरिजन देखी जाए तो आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर आप बोलते हैं कि महंगाई को डेटा से बताओ, ठीक है ना, तो मैं डेटा से बात कर लेते हैं। 4 माह में 8.8% है पाकिस्तान में महंगाई। अगर आप कहते हैं अक्टूबर में कितनी थी, तो वो थी 9.2%। अभी नवंबर कल खत्म, आज खत्म हो जाएगा, तो वो शायद हो सकता है कि 9.5-10% आ जाए। अब ये जो महंगाई का फेज जो है पिछले 3 महीने 4 महीने से जो है एक इंटरनेशनली जो है प्राइसेस का एक बूम आया हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि पीछे भी तो महंगाई थी इससे पहले, आप इसके आगे क्यों छुप रहे हैं? हम छुप नहीं रहे, हम एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं कि इस वक्त महंगाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है।
और उसकी वजह यह है कि इस वक्त मौजूदा तौर पे दो हिस्सों में महंगाई को देखा जाए, एक मकामी तौर पे जो चीजें पैदा हो रही हैं और एक हम बाहर से जो दरामद कर रहे हैं। अगर कोई चीज दरामद कर रहे हैं और बाहर उसकी कीमतें ज्यादा हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे खाने का तेल 100% बढ़ा है और मैं आपके आगे एडमिट कर रहा हूं। अच्छा, अवाम के जहन में ये तासुर है कि चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुई। दो वजीर ख़जाना आए जो कि पीपल पार्टी के थे। इसहाक डार साहब का राइट हैंड जो था उसको मुशीर बना लिया गया। तो उनके नज़दीक चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यही है कि मोर ऑफ द सेम। उनको लगा कि टीम भी वही बैठी हुई है जो मुशर्रफ के दौर में थी। तो बाय एंड लार्ज मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खुद गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी। मुजम्मिल असलम साहब, प्रॉब्लम ये हुई कि चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को पता नहीं लगती। लोग ओनली लुक एट चेंज ऑफ पीपल ओनली लुक एट द चेंज ऑफ फेसेस। तो ये इशू रहा है, इसको सही नहीं मैनेज किया जी। मुझे ये बताएं मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपने दो वजीर खजाना का जिक्र किया, एक का नाम लिया हफीज शेख और एक का नाम लिया आपने शौकत तरीन साहब। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों ने कब पीपल्स पार्टी से कोई इलेक्शन लड़ा या इलेक्ट हुए? ये दोनों तो, हफीज शेख साहब तो जो है मुशर्रफ साहब के दौर में भी मिनिस्टर थे और शौकत तरीन साहब तो उससे पहले जो है हबीब बैंक और उसमें आ चुके थे हुकूमत में। तो ये टेक्नोक्रेट थे। ये खुदा के वास्ते ये इस तरह की आप बात ना किया करें जिससे जो है वो वेरीफाई ना हो। अब जाके शौकत तरीन जो है उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। हफीज शेख साहब को सेनेटर बनाने की कोशिश की गई थी। मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी ने कब कोशिश की थी उनको बनाने की, उनको बाकायदा इलेक्शन लड़वाया हो कहीं से। फिर आप आ जाए, आपने शायद वकार मसूद की तरफ इशारा किया होगा, ऐसे ही किया ना? वही राइट हैंड थे ना इसहाक डार साहब के, अगर वही थे तो उन्हीं की बात करूं। और भाई और यार कैसे वो राइट हैंड थे? वो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, हर हुकूमत में फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं। कहां से राइट हैंड हो गए? कौन से, किसने उन्होंने? अच्छा चले राइट हैंड थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने पहली किस सियासी जमात में दाखिला लिया? उन्होंने लिया जाके सिराजुल हक साहब से पट्टा पाना था जाके, वो जो गले में डालते हैं पटका, क्या कहते हैं उसको। कैसे हो गए राइट हैंड? उनके राइट हैंड होते तो उनकी जमात में चले जाते और आज भी नहीं उनकी जमात में। तो नासिर साहब जो है ये थोड़ी सी मैं आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता जो आप लोग करते हैं, लेकिन हमें मालूमात आप हमारी फ्रेटर्निटी के आदमी हैं। खाली आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, और लोग भूल गए हैं। आप लोग हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, आप लोग हमारी मीडिया के ही लोग हैं। मुजम्मिल असलम साहब, आपको शोहरत, आपको इज्जत बेशक ज़माने ने भी दी, मेरे रब ने दी आपको इज्जत, लेकिन मीडिया का अपना एक किरदार रहा आपको बिल्ड करने में। आप हमारी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी साहब तो टीवी के एंकर रहे हैं, अभी आके बोलते हैं मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। आप सब लोग हमारा ही हिस्सा रहे हैं सर। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है मीडिया। मैंने तो आपको आप हमसे ज्यादा आपको जो है ये जी दो तीन हकाइक बताए जो मेरी नजर में इसमें अगर कोई नुक्स या गलती है तो इसको करेक्ट करें। नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बात सुन रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी कभार ऐसा रख दिया जाता है कि ये मीडिया हमसे फर्क है, क्योंकि अभी ये है। लेकिन आपको इस चीज को तस्लीम करना पड़ेगा कि मीडिया का बड़ा अहम किरदार रहा है नुमाया करने में। और मैं आपको सच बताऊं, आगाज में हुकूमत की कारकर्दगी को भी मैग्नीफाई करके दिखाने में मीडिया का बड़ा किरदार रहा है। लेकिन आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता लोगों का पेशेंस एग्जॉस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब मुझे ये बताया था शोबा तहकीक ने कि भाई इस सिलसिले में जरूर सवाल कीजिएगा मुजम्मिल असलम साहब से कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर रोजगार की सूरत हाल किस कदर बेहतर हुई। तो ये मेरा पूछना आपसे लाजिम है। देखिए, ये रोजगार का जो तरीका है ना वो सिर्फ एक चीज से लिंक है और वो है पैदावार। और अगर आप पैदावार की तरफ फोकस होंगे तो खुद ब खुद रोजगार आएगा। एक रोजगार का तरीका है, माजी की हुकूमत वो कहती है सरकारी नौकरियां बांटो। आप समझ गए होंगे किस हुकूमत की तरफ इशारा। समझ गया, मैं समझ गया। वो कहती है कि जैसे हुकूमत आएगी मैं बहाली कर दूंगा सरकारी नौकरियों की। भाई सरकार कितनी नौकरी दे देगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख? ठीक है, ये 23 करोड़ का मुल्क है। जब आप उनको नौकरियां देते हो तो वो जो है फिर आपके उस पे बटन बनते हैं, फिर आपके इदारे नुकसान में जाते हैं, फिर आप टैक्स लगाते हो, ये तमाम चीज होती है ना। और एक तरीका ये है कि नौकरियां
मैं जो समझता हूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आदमी शायद गलत हूं, मुझे सियासत नहीं आती, कि मुल्क में पैदावार बढ़ाएं, और जब पैदावार बढ़ेगी तो हर एक को उसमें शिरकत करने का मौका मिलेगा। अच्छा, इससे कदर मैं एक लुकमा आपको देना चाहता हूं, एक लुकमा आपको देना चाहता हूं। अब आप हिंदुस्तान की मिसाल लीजिए, अभी आपने बताया बर्डन की, हिंदुस्तान में उन्होंने इंडिया की सरकारी एयरलाइन को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, और वहां पर इंटेलिजेंशिया भी, मीडिया भी, सब ने इसको फेवर किया कि प्राइवेटाइजेशन हुई, अच्छा ये व्हाइट एलिफेंट जो है ये आप प्रोडक्टिव बनेगा। हमारे मुल्क के अंदर आप देखें तो इंटेलिजेंशिया हो, अवाम हो, मीडिया हो, सब जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं अगर PIA की जो है वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करें। तो ये देखें, बर्डन तो हमारा सेल्फ क्रिएटेड है, इसको किस तरह से खत्म करेंगे? उसकी वजह यह है कि प्रेशर क्रिएट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। एक इसकी हालिया मिसाल दे देता हूं आपको। पेट्रोल की कीमत इस वक्त है 145 रुपए। हुकूमत का इसमें 50 रुपए टैक्स अगर जमा कर लें जो छोड़ा हुआ है, वो 195 हो जाती है। ठीक है, अब बताएं नासिर साहब, आप अगर अपनी जो माशाल्लाह जो चमकीली गाड़ी लेकर 10,000 का पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में एक वक्त में, जो आपकी गाड़ी में डलता होगा माशाल्लाह, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं आप लोग। मेरी तो टूटी हुई गाड़ी है, नहीं आप दिला दें, इस वजह से तो मसले मसाइल हो रहे हैं इस मुल्क में। आप लोग ख्याल नहीं कर, मतलब अपनी जात की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एक एंकर थे, आपको याद होगा, उन्होंने बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून को कह दिया कि मेरे पास घर नहीं है। आपको याद है मुजम्मिल असलम साहब, एक बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने टीवी प्रोग्राम के दौरान मलिक रियाज साहब को कह दिया मेरे पास घर नहीं है। उन्होंने मांग लिया एक तरह से, हम उस तरह से नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारे पास तो टूटी फूटी गाड़ियां हैं सर। चले समझ ले कि किसी के पास चमकीली गाड़ी है, अगर वो 10,000 का पेट्रोल डलवाता है जी, तो ये जो 50 रुपए की छूट है, उसको जो है 64 लीटर पेट्रोल में 3,200 रुपए का फायदा हो रहा है एक दफा पेट्रोल डलाने। और एक आदमी मोटर बाइक में, जो आपका कैमरामैन की मिसाल ले लेता हूं, कि अगर वो मोटर बाइक पे जाते हैं तो वो 1 लीटर पेट्रोल डलाता है, ये बेचारा 2 लीटर। उसको जो है एक दिन में आप 200 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का फायदा दे रहे, और वो जो बड़ी गाड़ी वाला है उसको 3,200 रुपए का फायदा दे रहा है। अच्छा, जब हुकूमत पेट्रोल बढ़ाने जाती है ना, तो यही लोग जिनको ज्यादा फायदा होता है वो आ जाते हैं, आम आदमी बेचारा मर गया, आम आदमी मर गया। अगर हम ये 50 रुपए लीटर फर्ज करें ले लेते, तो हुकूमत को 600 अरब रुपए की आमदनी है। अब ये टैक्स की आमदनी है ना, ये हुकूमत वापस आवाम पे वापस कर देती है किसी ना किसी रिलीफ की शक्ल में, ठीक है ना, या सड़क बना देगी या ये कर देगी, या अगर कुछ ना करे ना। एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2 करोड़ लोगों को 2,500 रुपए महीने के हिसाब से हुकूमत ये 600 अरब की वजह से दे सकती है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम बोलते हैं आम आदमी आम आदमी आम आदमी। तो अब जो तरीका है ना इसका ये है कि आप प्राइस पास ऑन पूरी करें, हुकूमत के टैक्स महसूलात बढ़ाएं, उस टैक्स महसूलात को हुकूमत अवाम पे वापस खर्च करे। मिसाल दे देता हूँ आपको, अभी IMF प्रोग्राम का 6ठा रिव्यू मुकम्मल हुआ है, हम उसमें कुछ टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन खत्म करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ IMF ने ये कहा कि जो आपकी आमदनी बढ़ रही है ना, इसमें से एक हिस्सा जो है जो गरीब अवाम है, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने कहा 260 अरब रुपए सही है, जो अभी 120 अरब रुपए हम राशन प्रोग्राम में लाए उन्होंने अप्रूव कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि टैक्स में आप छूट नहीं छोड़ो, क्योंकि मुजम्मिल नासिर एक लाइन में नहीं है, दोनों को आप बराबर कैसे दे रहे हो, आप पूरा टैक्स लें। तो अब जो सिस्टम को, ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं वॉर है, उस वॉर में जीतना अभी तक कोई पाकिस्तान में जीत नहीं सका 74 साल में, चाहे फौजी हुकूमत आई हो, चाहे 2/3 वाली मेजॉरिटी वाला आया हो, वो सरेंडर कर जाता है। अच्छी चीज ये है कि मैं ये इस हुकूमत में देख रहा हूँ वो सरेंडर नहीं कर रही, हालांकि इलेक्शन बहुत करीब है, आपको पता है 1.5 साल। मैं इसका एक और जाविया देता हूँ, एक स्ट्रेटेजिक एंगल आपको देता हूँ। जो बात आपने की, आपने कहा 3,000 की बचत, 4,000 की बचत, लेकिन सर असल में बात यह कि ट्रू प्रोंग्ड हमारे ऊपर ये बर्डन आया है। नंबर 1, डॉलर महंगा किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही गलत फैसला है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, इट इज़ एन इरिवर्सिबल डैमेज दैट हैज़ बीन डन टू द इकोनॉमी। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि असल में ये यहाँ पर बड़ी गाड़ियों की बात नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स यानी हमारे F-16, हमारे JF-17, ये टीन डब्बे और घी से नहीं चलेंगे। दे विल रन फ्रॉम जेट फ्यूल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Basically what we are trying to do or what we are trying to say is that we are not building the fuel reserve। हम अपने आप को endanger कर रहे हैं ना अपनी strategic assets को। देखें बात ये कि आपको ये बोलना चाहिए था, आपको जी जी जी
हमेशा देखें, अभी आपने देखें वही बात की जिसको मुझे खदशा था आप कर देंगे। नहीं, मैं क्यों ना करूं, मैं तो करने मुझे की बात है। खदशा था। मैंने आपको क्या कहा कि पैदावार बढ़ा के मसले को हल करें, ठीक है ना। आपने कहा कि यार पेट्रोल को कम करना था, रुपए को नीचे कर देते, फिर वही मसनूई गैर मसनूई वाली बात। अगर नहीं, आप ये लेकिन बोलते ना पाकिस्तान के मुझे ऑयल रिजर्व्स देखें कि आप यार आपके मुल्क में पेट्रोल और गैस के ज़खायर हैं, नहीं 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 है ना। देखो मुज़म्मिल असलम साहब, आप मुझसे ज्यादा शोबा तहकीक को समझते हैं, आप इस चीज के अंदर एस्टेब्लिश्ड हैं, हम तो फिर पढ़ के बताने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के कंफर्म्ड या गारंटीड ऑयल रिजर्व्स जो हैं, दे कैंट इवन लास्ट फॉर 2 years अगर वी फुल कैपेसिटी, अभी तो हमारे पास फुल कैपेसिटी है ही नहीं, तो वी हैव टू एक्नॉलेज कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। नहीं ये ना, तो एक्नॉलेज वजह करें हुई ना। ना। आपने क्या किया, रुपए को मसनूई रखा, आपने उस पर काम ही नहीं किया। करना चाहिए था, मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूं। नहीं, किसने कह दिया रिसोर्सेज नहीं है यार आपके पास? देखिए आपके पास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स तो इतने ही है ना, 2 साल जितने ही डैम नहीं बनाए 1970 के बाद। हाँ सर मेरी बात तो सुन, अगर आपने ना सिर्फ अपनी तकरीर सुनानी है तो मुझे नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप नहीं, मेरी बात मुकम्मल करने दो। नहीं, मुझे बात मुकम्मल करने दोगे तो बात आपकी भी सारिफीन सुनेंगे, मजा आएगा उनको। करें आप, ठीक है ना। आपने 1970 के बाद डैम नहीं बनाया, अब इस हुकूमत ने 10 डैम्स पे काम शुरू किया, वो भी पता नहीं कितने सालों में मुकम्मल होंगे। पिछली हुकूमत ने 5 सालों में एक ऑयल वेल का ऑक्शन नहीं किया, एक ऑयल वेल का, ठीक है ना। आपने जो है कभी एक्सप्लोर नहीं किया कि आपके पास विंड एनर्जी थी, आपने जो है दूसरी चीजों से एनर्जी, आपने क्या किया, पाइप गैस लाइन से जो है सबको इलेक्शन जीतने के लिए गैस पहुंचाते गए, जो आप बात करें प्रूवन रिजर्व हमारे अब 2 साल के रह गए, आपने ज़िया किया चीजों का। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, अभी ये सर्दियां हैं तो भाई आप गैस दे दें, बाहर से मंगा दें, $35 की गैस मंगा के आप $1 पे बेच दें। तो ये जो है, ये तमाम चीजें मिसयूज जब हो जाएंगी तो क्या होगा, तवाजुन बिगड़ जाएगा, और जब तवाजुन बिगड़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका मुल्क बिगड़ जाएगा। तो आप हमें हेल्प नहीं करते तवाजुन सही करने में, आप कहते हैं तवाजुन बिगाड़ो, आज का दिन अच्छा गुजारो, किसी भी तरीके से जो भी कुछ करो, कर्जा लो, किसी के पैर पड़ जाओ, लेट जाओ, बस ये जो है आवाम को पहुंचा दो, और वो आवाम को नहीं, वो जो है अच्छे बड़े लोगों को जो है इसका फायदा। एक आपको मिसाल दे देता हूँ, और इस वक्त दुनिया में खाद की कीमत 10,500 रुपए बोरी है, पाकिस्तान में 1768 रुपए की है। जो चीज हम पूरी कर, हालांकि वो भी गैस से, आपको पता है गैस हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को 300 रुपए की दे रहे हैं और 2400 की बाहर से खरीद रहे हैं। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये कि चलो ये फर्टिलाइजर से काश्तकारी होगी, रोजगार होगा, फिर उससे जो है गल्ला मिलेगा, हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे, जो हम करना शुरू हो गए थे। ये तमाम वो पॉलिसियां थी जिसकी वजह से हमारा सारा तवाजुन बिगड़ गया। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं नहीं, फर्टिलाइजर को बंद कर दो, गैस घरों में दो, हम जो है गीजर वीजर चलाएं उससे पूरा दिन, और मुफ्त की गैस दो, फिर बाद में जब खाना शॉर्ट हो जाता है तो कहते हैं आपने महंगाई कर दी, गरीब आदमी का गला घोट दिया, रोटियों का हिसाब निकालना शुरू कर देते हैं। यार एक तरफ हो जाओ यार, एक प्रायोरिटी सेट कर लो। मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, मैं खुद सोच रहा हूं कि ये वजीर मंसूबा बंदी जो है आपके असद उमर साहब, एक जमाने में ये खाद की फैक्ट्री के मालिक होते थे, तो ये हर वक्त मालिक नहीं सॉरी CEO होते थे, तो ये हर वक्त जस्टिफाई करते रहते थे कि गैस के कम नर्ख जो है वो हुकूमती वादे के तहत हमें मिल रहे हैं। मुझे अब याद आया, खैर एनीवे वो भी याद माजी हो गया। 28 नहीं, ये मानना पड़ेगा। देखो मुज़म्मिल असलम साहब, आपको मानना पड़, आपने अपनी बात नहीं बदली, क्योंकि आप अपनी बात पर कायम हैं। आप तब भी यही बात करते थे कि भाई जो है खुसूसी नर्ख किसी के लिए नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल साबिक नहीं, अब ये पूरी कौम को मिल रहा है ना 28%। आपको पता है 28% आवाम को गैस पाइपलाइन से गैस मिलती है, 72% बेचारे मिट्टी के तेल या LPG का, वो 28% जो है वो उनको आप कहते हैं कि मुफ्त की गैस दे दो, बाकी 72 जो है मार्केट से खरीदे। ये भी कोई मुनसिफाना फैसला है, मुझे बताएं। नहीं, मैं तो आपकी बात से इख्तलाफ कर ही नहीं सकता ना। मैं तो देखें आपको यही बता रहा हूं कि देखें आपकी बातें दुरुस्त हैं, सिर्फ मसला ये है कि जिस ज़िम्न में पहले बात की जाती थी वो ज़िम्न फर्क हो गया है, यानी पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए हैं। मैंने तो आपकी बात को तस्लीम किया है, पर्सपेक्टिव देखें चेंज हो गया। मसला ये ना, अब चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को बात ये है कि अब हम या तो अगर आप माजी में जाना चाहते हैं तो फिर माजी को ही रखें। हम तो माजी को जो है मुस्तकबिल से तब्दील करना चाह रहे हैं।
अगर उसमें आप हमारे साथ ये फैसला कर लें आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, आप कहते हैं नहीं खड़े, हमने माजी में रहना है, तो आपका हमारा इख्तिलाफ है। नहीं, हमारे तो खड़े होने ना होने का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना सर। बात यह कि आपके अपने वोटर हैं, मैं तो यही कहूंगा, अवाम है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरा मकसद जिन्होंने एतबार करके भरोसा करके। जी जी देखें, मेरा मकसद क्या है आने का, मेरा मकसद यही है कि तरजीहात जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, और तरजीहात में पहली चीज़ होनी चाहिए मुस्तकबिल। माजी में ये होता था, माजी में नौकरियां बढ़ती थी, माजी में ये होता था, माजी में वो आते थे जो है ना तेल की कीमत सस्ती दे देते थे और वो कर्जा ले लेते थे। ये हमसे ये गुनाह ना करवाएं, बस मैं आपको ये कहूंगा। आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा दावत दूंगा। नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक।